इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। इतवार 7 जून के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ईरानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के रहबर आला मुज्तबा खामनाई के लिए पैगाम लेकर तेहरान पहुंचे हैं, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर लेबनानी फौज के सरबराह की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। अमरीकी रियासत ओहायो में फेस्टिवल के करीब 12 अफराद को गोली मारने वाले मुलजमान की तलाश जारी। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 नशिस्तों पर आज इलेक्शन हो रहे हैं। जानेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान का खित्ता पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कैसे आया। ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है ना, इनको आज़ादी ना तो लाहौर वालों ने दिलवाई है, ना ही कराची वालों ने दिलवाई है, ना पेशावर ने दिलवाई है और ना ही कोयटा ने दिलवाई है। इन्होंने अपनी आज़ादी अपने ज़ोर बाजू से खुद लड़के हासिल किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों पर अपनी राय देते हुए कहा कि नई मुंतखब हुकूमत इस मामले पर कानून साजी कर सकती है। वेनेज़ुएला का इंतहाई अफजूदा यूरेनियम खामोशी से अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया है। और जानिए कि दिल्ली होटल में आग लगने के बायस मुसलमान नौजवानों ने बहादुरी से दर्जनों लोगों की जान कैसे बचाई। हमारा इस्लाम, हमारा दीन यही सिखाता है कि आपस में बैर नहीं करना, मिलजुल के रहना है। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि हम जब भी ये वक्त ऐसा आया है, कभी हिंदुस्तान में कहीं भी मुसलमान हर चीज़ में आगे रहा है। वोट देना है तो दो, नहीं देना ना दो, हुकूमत तो मेरे खानदान की ही रहेगी। सुनिए साफी मोहम्मद हनीफ का दिलचस्प पंजाबी कॉलम। मियां नवाज शरीफ ने लोगों को यह भी तसल्ली दी है कि तुसी मैनू वोट पाओ या ना पाओ, मैं तुहाडी खिदमत करदा रहांगा। मियाँ साहब सीधा जिहा सौदा करके आए ने भी हुकूमत मेरे घर च रहन दिओ ते मैं आराम नाल घर बैठा रहांगा, मैनू ते मेरे खानदान नू ना छेड़ो। बाकी ये अवाम ते है ही कसूरवार, इन्हां चों जिन्नू जेल पाना है पाई जाओ, मैं नहीं कुछ सकता। और ये भी क्या भारत और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में उर्दू अपनी सरकारी हैसियत के बावजूद पीछे धकेली जा रही है। अटैक होना यानी हमारी तहजीब पे एक अटैक होना है। इस हफ्ते के प्रोग्राम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया में उर्दू ज़बान को बतदरीज इर्रेलेवेंट या गैर अहम बनाया जा रहा है। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में कहा है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ईरान की आला क़यादत के लिए एक खसूसी ख़त और पैगाम लेकर आए हैं, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक अमूर शामिल हैं। ईरानी खबर रसा इदारे तस्नीम के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ये बात ईरानी दारुल हुकूमत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उनका कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बिरादराना है और दोनों ममालिक एक दूसरे के मसाइल को मुश्तरका तौर पर समझते हैं। तस्नीम के मुताबिक ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने इस मौके पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा और कहा कि इस्लामाबाद खित्ते में सालिसी और कशीदगी में कमी लाने के लिए मस्बत किरदार अदा कर रहा है। उनके मुताबिक दोनों ममालिक ने इंसदादे दहशतगर्दी, मनशियात और सरहदी सलामती जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की है। पाकिस्तानी वजीर दाखिला ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सालाना तिजारत को मौजूदा सतह से बढ़ाकर $10 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश मौजूद है। उनके मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को महज सिफारती नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और माशी शराकतदारी में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इसी दौरान गैर मुल्की खबरसां इदारों ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने और मुमकिन सिफारती रास्ते निकालने के लिए पसे पर्दा किरदार अदा कर रहा है।
इन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की आला अस्करी और सियासी क़यादत खित्ते में राब्तों और मुज़ाकरात की सहूलतकारी में मसरूफ़ हैं। उधर लेबनान के फौजी सरबराह जनरल रोड हैकल पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जहां उनकी मुलाकातें पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मुतवक्के हैं। लेबनानी फौज के मुताबिक इस दौरे का मकसद दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती के उमूर पर बातचीत है। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि लेबनान को किसी भी बैरूनी ताकत की जानिब से अपनी दाखिली पॉलिसियों पर असरअंदाज होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। उनका कहना था कि लेबनान अपने फैसले खुद करेगा और किसी मुल्क के मफादात का आलाकार नहीं बनेगा। Definitely, IRGC has a major influence on Hezbollah, and they have to remember what they said yesterday. I totally reject their statement. They don't agree with this, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally. दूसरी जानब अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया है कि उसकी अफवाज ने आबनाए हुर्मुज के करीब 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं, जो उनके मुताबिक बैन अल-अक़वामी बहरी रास्तों के लिए खतरा बन रहे थे। ईरान की जानिब से इस दावे पर फौरी तौर पर सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। याद रहे कि ईरान और अमरीका के दरमियान तकरीबन 2 माह से जंग बंदी जारी है। 9 अप्रैल को जब फरीकैन 2 हफ्तों की जंग बंदी पर राजी हुए, तब से लेकर आज तक बराह रास्त और बिलवास्ता मुज़ाकरात के बावजूद ना तो जंग बंदी में तोसी का कोई मुआहदा हो सका और ना ही जंग दोबारा शुरू हुई है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बकौल दोनों मुल्क 2 अफराद का टैंगो डांस कर रहे हैं। जंग बंदी की इस मुद्दत के दौरान अमेरिका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी की, जबकि इसराइल ने जनूबी लेबनान के बाज़ हिस्सों पर कब्जा किया और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले किए। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर बारहा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। ताहम इन तमाम इक़दामात और हमलों के बावजूद मुकम्मल जंग दोबारा शुरू नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जंग बंदी की तारीफ बदल चुकी है और जंग बंदी का मतलब यह है कि आप कदरे नरमी के साथ हमले जारी रखते हैं। 11 मई को अमेरिकी सदर ने ऐलान किया कि जंग बंदी इंतहाई नाजुक सूरत हाल पर पहुंच गई है और अब ये अमलन वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कहा कि जंग बंदी कायम रखने के इम्कानात महज 1% हैं। ताहम इसके एक हफ्ते बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फौजी हमला मुअख्खर करने का ऐलान करते हुए कहा कि वो ईरान पर हमला करने वाले थे, लेकिन खित्ते के दीगर ममालिक की दरखास्त पर उन्होंने इस हमले को मुअख्खर कर दिया है। ट्रंप के इस फैसले को भी 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और अब भी ये 1% जंग बंदी ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के दोबारा आगाज को रोके हुए है, जबकि दोनों फरीक ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गैर तहरीरी जंग बंदी बरकरार रहे और मुज़ाकरात भी किसी न किसी तरह जारी रहें। अब ईरानी मीडिया में ईरान और अमेरिका के दरमियान तातुल का शिकार जंग बंदी के मुतल्लिक भी बातें सुनाई दे रही हैं। अमरीकी रियासत ओहायो के शहर टोलीडो में एक मुकामी फेस्टिवल के करीब होने वाली फायरिंग के नतीजे में कम से कम 12 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि पुलिस मुलजमान की तलाश में मसरूफ है। पुलिस के मुताबिक वाक़या हफ्ते की शाम मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 5:30 बजे ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के करीब पेश आया। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि 2 मुसल्लह अफराद बज़ाहिर एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे, ताहम गोलियों की जद में आकर मुतअद्दिद शहरी जख्मी हो गए। हुकाम का कहना है कि जख्मी होने वालों की उम्रें 16 से 61 साल के दरमियान है। 10 अफराद की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि 2 जख्मी ताहाल तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग शुरू होते ही इलाके में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए मुख्तलिफ सिमतों में दौड़ने लगे। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि वो खाना ऑर्डर कर रहे थे जब नौजवानों के एक ग्रुप में झगड़ा हुआ, जिसके फौरन बाद फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। पुलिस लेफ्टिनेंट ने वाक़े को अपनी पेशा वराना जिंदगी के बदतरीन वाक़यात में से एक करार देते हुए कहा कि एक ही वाक़े में 12 अफराद को गोलियां लगना इंतहाई गैर मामूली और तशवीशनाक बात है। तफ्तीशकार मुतासरीन और ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि इलाके में नस्ब सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज का भी जायजा लिया जा रहा है। Ended up happening was 12 people were struck with bullets.
That's what we have right now. Two of them critical. We're processing the scene. We do have some evidence, and we're following up on some leads. It's pretty active right now as far as the investigative part of this goes. The scene itself is secured. Matter of fact, I think we're just about breaking down the scene right now. पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी के पास वाक़े से मुतल्लक मालूमात या वीडियोस मौजूद हों तो वो हुकाम से राब्ता करें। ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल 2 रोज़ा सालाना तकरीब है जिसमें मौसीकी, खाने पीने के स्टॉल्स, तारीखी घरों की नुमाइश और दीगर सकाफती सरगर्मियां शामिल होती हैं। हुकाम का कहना है कि चंद अफराद की पुरतशद्दद कार्रवाई ने एक ऐसे इवेंट को मुतासिर किया है जो कई बरसों से मुकामी कम्युनिटी के लिए खुशी और इज्तिमा का जरिया रहा है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते गिलगित बल्तिस्तान में 10 अजला की 24 नशिस्तों पर जनरल इलेक्शन आज हो रहे हैं। उम्मीदवारों की तादाद 396 है जिसमें 8 खवातीन भी बतौर उम्मीदवार मैदान में हैं। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के सरबरा IG अकबर नासिर खान ने बताया कि इंतखाबात में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 17,000 एहलकार तैनात किए गए हैं जिनमें पंजाब और सिंध पुलिस के अलावा रेंजर्स और FC के एहलकार भी शामिल हैं। वफाक में बरसर इख्तिदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने अपनी अपनी जमातों के उम्मीदवारों के लिए यहां इंतखाबी मुहिम चलाई है। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंतखाबी जलसों से खिताब किए, जबकि अपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन इंतखाबात में बतौर पार्टी हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि उसके चेयरमैन सलमान अकरम राजा समेत मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं को उम्मीदवारों की हक में मुहिम चलाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई और जो रहनुमा वहां पहुंचने में कामयाब रहे उन्हें बाद अज़ा इलाका बदर कर दिया गया। और सामीन, अब एक सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का खित्ता पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कैसे आया। ये कहानी सिर्फ एक खित्ते की जुग्राफियाई तब्दीली की नहीं बल्कि बर्रे सगीर की तकसीम के बाद पैदा होने वाले उस सियासी और अस्करी बहरान की भी है जिसने गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल का तयन किया। 1947 में जब बर्रे सगीर तकसीम हुआ तो रियासत जम्मू और कश्मीर ने फौरी तौर पर पाकिस्तान या इंडिया में शामिल होने का फैसला नहीं किया था। इसी दौरान गिलगित में ये खबरें गर्दिश करने लगी कि महाराजा हरी सिंह इंडिया से इल्हाक करने वाले हैं। गिलगित स्काउट्स के बरतानवी कमांडर मेजर विलियम ब्राउन अपनी किताब गिलगित रिबिलियन में लिखते हैं कि शहर की दीवारें पाकिस्तान जिंदाबाद और महाराजा मुर्दाबाद के नारों से भर चुकी थी और आवाम के साथ साथ मुकामी फौजी दस्तों में भी बेचैनी बढ़ रही थी। जब 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने इंडिया से इल्हाक का ऐलान किया तो सिर्फ चंद रोज बाद 31 अक्टूबर को गिलगित स्काउट्स ने ऑपरेशन दत्ता खेल के नाम से बगावत कर दी। गवर्नर घनसारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 नवंबर को एक आर्जी हुकूमत कायम करके पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया गया। ताहम गिलगित पर कंट्रोल हासिल करना पूरी कहानी नहीं थी। असल इम्तिहान बल्तिस्तान खसूसन सकरदू में था जो जुग्राफियाई और अस्करी लिहाज से इंतहाई अहम मुकाम समझा जाता था। पाकिस्तान की जानिब से मेजर असलम खान ने मुकामी रजाकारों और स्काउट्स को मुनज़्ज़म करके मुख्तलिफ लश्कर तश्कील दिए जिनमें आईबैक्स फोर्स नुमाया थी। दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट कर्नल शेर जंग थापा सकरदू के दिफा की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। दिसंबर 1947 से शुरू होने वाली कशमकश अगले कई माह तक जारी रही। सकरदू का मुहासरा, बर्फपोश पहाड़ों में दुश्वार गुजार रास्तों पर लड़ाइयां, कमक के काफिलों पर हमले और रसद की किल्लत इस जंग के नुमाया पहलू थे। इंडियन फौज ने मैसूर दस्तों को बचाने की कोशिश की लेकिन रास्ते में होने वाली झड़पों और जुग्राफियाई मुश्किलात ने उनकी पेशकदमी को रोक दिया। 1948 के मौसम गर्मा तक सकरदू में मौजूद फौजी दस्तों की हालत इंतहाई खराब हो चुकी थी। कई माह के मुआसरे, खुराक और गोला बारूद की कमी और मुसलसल दबाव के बाद 14 अगस्त 1948 को लेफ्टिनेंट कर्नल शेर जंग थापा और उनके साथियों ने हथियार डाल दिए।
उसी रोज तारीखी खरपू चौक कले पर पाकिस्तान का परचम लहराया गया और सकरदू समेत बल्तिस्तान का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के जेरे इंतजाम आ गया। बाद में ये इलाका शुमाली इलाका जात और फिर गिलगित बल्तिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। आज जब गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात मुनक्कद होते हैं तो इनके पस मंजर में 1947 और 1948 के वो वाक़यात मौजूद हैं जिन्होंने इस खित्ते की सियासी शनाख्त और मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने वाला है और वोटर लिस्टों में गड़बड़ हुई है और वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। तनकीद करने वालों को आप कह रहे हैं जी ये इंडियन एजेंट है, तो किसी को इंडियन एजेंट कहने से आप उसका मुंह तो बंद नहीं कर सकते, जुबान बंदी आप नहीं कर सकते। ये वस्ती पंजाब नहीं है, दिस इज़ नॉट सेंट्रल पंजाब। ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है ना, इनको आज़ादी ना तो लाहौर वालों ने दिलवाई है, ना ही कराची वालों ने दिलवाई है, ना पेशावर ने दिलवाई है और ना ही कोयटा ने दिलवाई है। इन्होंने अपनी आज़ादी अपने ज़ोर बाजू से खुद लड़ के हासिल की है। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया तो वहाँ पर जो मुकामी आबादी है उसने गिलगित स्काउट्स के साथ मिलकर अपनी आज़ादी खुद हासिल की। और गिलगित स्काउट्स का जो उस वक्त हेड था वो मेजर ब्राउन, एक अंग्रेज़ था। और वहाँ के जो मुकामी उलमा हैं उन्होंने डोगरा राज के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत और जहाद के फतवे दिए और वहाँ का जो गवर्नर था घनसारा सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया। और 1 नवंबर 1947 को वहाँ पर इस्लामी जमहूरिया गिलगित का ऐलान किया गया और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ खुद ही इल्हाक कर दिया। और ये बाकी जो इलाके थे ना, ये हुंजा, नगर, स्कर्दू, ये बाद में आज़ाद करवाए गए। दूसरी जानब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों पर अपनी राय दे दी है। सदारती रेफरेंस पर अपनी राय देते हुए आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कहा कि इन 12 नशिस्तों के खात्मे या इस ज़िमन में कोई और इक़दाम करने के लिए आइन के सेक्शन 33 में तरमीम नागुज़ीर है। रेफरेंस पर राय देते हुए अदालत ने कहा कि इस बारे में तरमीम का फैसला आइंदा इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली मुंतखब कानून साज असम्बली ही कर सकती है। यह मामला कश्मीर असम्बली में मुहाजिरीन के लिए मखसूस 12 नशिस्तों के रखने या ख़त्म करने पर इख्तलाफ का है। हुकूमत इन्हें बरकरार रखना चाहती है, जबकि दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी इन नशिस्तों को ख़त्म करने का मुतालबा कर रही है। इस पर राय के लिए कश्मीर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अदालत का कहना है कि इंतखाबात का इनाकाद हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है और सियासी इख्तलाफात इंतखाबात के इनाकाद में रुकावट नहीं बन सकते। वेनेज़ुएला से 13 किलोग्राम आला दर्जे के अफजुदा यूरेनियम की खुफिया मुंतकली एक मुश्तरका बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन के जरिए मुकम्मल कर ली गई है, जिसमें वेनेज़ुएला, अमेरिका, बरतानिया और बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA ने भी हिस्सा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई अप्रैल के आखिर में एक इंतहाई खुफिया फौजी काफिले के जरिए अंजाम दी गई, जिसमें 160 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यूरेनियम को काराबोबो की बंदरगाह तक मुंतकिल किया गया और बाद अज़ा इसे खसूसी जहाज के जरिए अमेरिका रवाना किया गया। बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी ने इस ऑपरेशन को एक मुश्तरका और एहतियात से मनसूबाबंदी की गई मुहिम करार दिया है, जिसका मकसद ऐसे हसास मवाद को महफूज तरीके से मुंतकिल करना था जो गलत हाथों में जाकर जोहरी फैलाव का खतरा पैदा कर सकता था। ये 13 किलोग्राम यूरेनियम वेनेज़ुएला के तारीखी रिएक्टर R11 से हासिल किया गया, जो 1960 की दहाई में अमरीकी एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत कायम किया गया था। ये रिएक्टर कई दहाइयों तक तहकीक और तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा, ताहम बाद में इसे बंद कर दिया गया था। माहिरीन के मुताबिक अगरचे ये मवाद मुकम्मल तौर पर हथियार साजी के दर्जे का नहीं था, लेकिन इसे मजीद अफजुदा करके जोहरी हथियारों में इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसके बाइस इसे इंतहाई हसास करार दिया गया। बरतानिया ने तस्दीक की है कि उसने इस मुंतकली में तकनीकी और लॉजिस्टिक किरदार अदा किया, जबकि अमेरिका ने इस मवाद को वसूल करके अपने न्यूक्लियर सिक्योरिटी निज़ाम में मुंतकिल किया। हुकाम के मुताबिक इस पूरे अमल में सख्त हिफाजती इक़दामात किए गए।
वेनेजुएला हुकूमत के मुताबिक ये इकदाम ऐसे वक्त में किया गया जब मुल्क में दाखिली सियासी सूरत हाल और बैरूनी अस्करी दबाव में इजाफा हो रहा था और खदशा था कि ये मवाद गैर महफूज हो सकता है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ये इकदाम आलमी सतह पर जोहरी मवाद के फैलाव को रोकने की जारी कोशिशों का हिस्सा है और अब दुनिया भर से हजारों किलोग्राम हसास जोहरी मवाद इसी तरह महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। माहिरीन का कहना है कि सर्द जंग के दौर में शुरू होने वाले एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत दिए गए रिएक्टर्स अब एक नए चैलेंज का सामना कर रहे हैं क्योंकि पुरानी तनसीबात में मौजूद आला अफजुदा यूरेनियम को अब आलमी सतह पर कम खतरनाक मवाद से तब्दील किया जा रहा है। यह कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब आलमी सतह पर जौहरी सलामती, इलाकाई कशीदगी और ताकतवर रियासतों के दरमियान एतमाद के बहरान पर दोबारा बहस शिद्दत इख्तियार कर रही है। इंडियन दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के जनूबी इलाके मालविया नगर के एक होटल में बुध के रोज लगने वाली शदीद आग पर जहां एक जानिब तनकीद हो रही है, वहीं आग से दर्जनों जाने बचाने वालों की तारीफ भी की जा रही है। जान बचाने वालों में 5 मुसलमानों का बतौर खास जिक्र किया जा रहा है जिनकी इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पर पजीराई हो रही है क्योंकि उन्होंने अपनी जान और माल की परवाह किए बगैर दर्जनों जिंदगियां बचाई। हुक्मरान जमात बीजेपी के मुकामी रुकने असम्बली ने उनकी तारीफ की और उनके साथ तस्वीर भी ली। कोई उनकी हिम्मत की दाद दे रहा है तो कोई उन्हें इंसानियत की मिसाल और जान बचाने वाला फरिश्ता करार दे रहा है। उनकी इस काविश के बावजूद इस आग में 21 अफराद हलाक हो गए जिनमें 11 गैर मुल्की शहरी भी शामिल थे। इनमें से बेशतर अपने रिश्तेदारों के इलाज की गर्ज से इस होटल में क़याम पज़ीर थे। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर बर वक्त एम्बुलेंस आ गई होती तो इतनी जानें ना जाती। इस वाक़े के दौरान एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो अपनी जानिब बतौर खास मबजूल कराई। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि सड़क पर बिछाए गए गद्दों पर छलांग लगाकर तकरीबन 1 से 1.5 दर्जन अफराद ने अपनी जानें बचाईं। ये दानाई और हाजिर दिमागी होटल के ऐन सामने गद्दों की दुकान चलाने वाले रियाजुद्दीन और उनके बेटे अरमान मंसूरी ने दिखाई। उनके अलावा मंसूर, सलाहुद्दीन, मोहम्मद शाहरुख, संजय गवेल और इसरार खान भी बचाने वालों में पेश थे। वो तस्वीरें शायद मैं बयान नहीं कर सकता मैम, कुछ ऐसी थी, मतलब बिल्कुल जल चुके थे, शरीर में कुछ भी नहीं था, कुछ ऐसे, मतलब मैं बताऊंगा मैडम वो मुझे वो नहीं करता। हम लोग विदाउट ही सेफ्टी से थे, सिर्फ फायर फाइटिंग टीम के पास ही हेलमेट, मास्क और सेफ्टी शूज से, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं थे। तो ये अंदर वाली टीम ने जो रेस्क्यू किया उनकी भी खुद की जान बड़ी मुश्किल से बची है, हमें सांस नहीं आ रही थी। हम इस वक्त इंडिया की कैपिटल दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में मौजूद हैं। पीछे बिल्डिंग में लगी आग की खौफनाक तस्वीरें सब ने देखी, जिसमें 21 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। मुतासरीन में अक्सरियत इलाज के लिए हिंदुस्तान आए फॉरेन नेशनल्स और उनके तीमारदारों की है। अक्सर ऐसे मौक़ों पर लोग तमाशाई बनकर रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस अफरा तफरी के मंजर में अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाई। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा इस्लाम, हमारा दिन यही सिखाता है कि आपस में बैर नहीं करना, मिलजुल के रहना है। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि हम जब भी ये वक्त ऐसा आया है कभी हिंदुस्तान में कहीं भी, मुसलमान हर चीज़ में आगे रहा है और हमने अपनी जान की बाजी लगा दी। हमें कोई चीज़ की करने का हमने सोच लिया था, इंशाल्लाह हमने दुआ पढ़ ली अंदर कि अब इसरार हम कुछ नहीं होता। जब हमने देखा किचन था, वहाँ पे सिलेंडर रखे थे मैम, अगर शायद वो सिलेंडर फट जाते तो मैं आज आपको बयान भी नहीं दे सकता था। यहाँ पर हम सारे लोग ख़त्म हो जाते, उस टाइम बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन उनकी बहादुरी नज़रअंदाज नहीं हुई। इलाके के बीजेपी एमएलए और दिल्ली की वज़ीर आला समेत कई सियासी रहनुमाओं ने इनकी हिम्मत और बेलौस मदद को सराहा। साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इनकी खूब तारीफ की और उनके नुकसानात की तलाफी के लिए मदद की पेशकश भी की। सबसे पहले काम किया कि हमने वहाँ जब देखा लोग नहीं बच पाएंगे, आग फैल गई, तो हमने रज़ाई गद्दे अपने दुकान में से निकाल के सारे सड़क पे बिछा दिए। उस पर लोग कूदे, उस पर 7 से 8 लोग तो एक बार कूदे। उसके बाद उनकी संख्या फिर बढ़ के 12 से 15 हो गई, जिसमें वो लोग हल्का फुल्का फ्रैक्चर है, उनमें किसी की मतलब चोट आई है और मौत किसी की नहीं हुई। उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड आ गई, उन्होंने आग बुझाई, आग पे काबू पाया। फिर हमने अपनी दुकान से बेड शीटें, चादरें और रज़ाई का खाली कपड़ा जो भी हमारे पास था वो हमने सब दे दिया उनको। वो लोग उसमें डेड बॉडी निकाल के लाके एम्बुलेंस में रखी। हमने सिर्फ अपना भाईचारा निभाया ये, क्योंकि हमारी जो इंसानियत थी उससे हमने सबकी जान बचाई।
जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पे पहुंचे सीढ़ियों पे, तो एक नाइजीरियन था जो उसके हाथ में लगा, जिस हिसाब से जो कंडीशन थी उसकी, कि इम्पोर्टेंट बैग था जिसको लेके वो भागने की कोशिश कर रहा था अपनी जान बचाने के लिए, वो उसी कंडीशन में हमें जला हुआ मिला। उस समय हम लोगों की सांस इतनी भर गई थी कि हमें ऐसा लगा कि हम खुद ख़त्म हो जाएंगे। मैंने तो खुद लिटरली पूरा कलमा पढ़ लिया। जब मैंने देखा तो मैंने इनको बोला तुम दूर हो जाओ, हट जाओ, आग लग रही है। इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम है। अब इनको गला इनका बिल्कुल बंद हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी इनको। मेरा गला चोक हो गया, आवाज़ निकल नहीं रही। आज मैंने सुबह गर्म पानी से गरारा करा, जब जाके इतनी निकल रही है। स्टार्टिंग में जब मैं आया, बैक साइड में ही मेरा मकान है, तो खिड़कियों पर खिड़की पे बंदे हाथ पटका रहे, कूद कुछ जो चीज़ है उसके हाथ में, वो बंदा उस पर पटका रहा है। 7-8 लोग थे जो कूदे वो बचे हैं। और इस अंदर से ये जो जीने ग्राउंड से फ्लोर से साथ में वो जीना बेसमेंट में जो जा रहा है, वो लोग था, उसको ज़बरदस्ती तोड़ा गया है। उसके बाद बंदा अंदर घुसा है, तो अंदर कम से करीबन 7-8 बॉडी निकली है, मगर बच्चा कोई नहीं, सब डेड थे उसके अंदर। कुछ बॉडीज ऐसी थी जो 3rd फ्लोर पे, जो लोग स्मोक की वजह से मरे हैं। जैसे कि एक नाइजीरियन थे, शायद वो अफ्रीका के थे, वो पॉट के ऊपर उनकी वाइफ बैठी हुई थी और मेल जो थे वो चेयर पे बैठे हुए थे और एक दूसरे को हक किया हुआ था, तो वो स्मोक की वजह से उनकी डेथ हुई है। मेन आग जो मैम लगी वो बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 1st फ्लोर पे सबसे ज़्यादा आग थी। जो हमारे गांव के बाकी लोकल लोग जो अंदर नहीं गए, उन्होंने बाहर से रेस्क्यू किया। जिन्होंने गद्दे बिछाए जैसे हमारे साथ लग के, फिर ऊपर से कुदवाया है, किसी ने पानी ला के दिया है और किसी ने रस्सियाँ डाली हैं। इस वाक़ये की तहकीकात अभी जारी है। अब जबकि इंडिया इस वाक़ये में हलाक होने वालों का सोग मना रहा है, कुछ लोगों ने ये दिखाया कि असल हीरो कहानियों में नहीं बल्कि हमारे दरमियान भी पाए जाते हैं। अगर लोगों को लगता है सम्मान वाला काम है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमें अच्छा लग रहा है कि हमने ये सब काम किया, और दुख है उससे ज़्यादा कि जो लोग नहीं बच पाए वो नहीं बच पाए। उनके लिए सम्मान, खुशी से ज़्यादा दुख की बात है कि वो लोग, अगर और पहले हमें ये सब चीज़ें मिल चुकी होती तो हम और ये कैजुअल्टीज़ को, नंबर ऑफ डेथ को कम कर सकते थे। पाकिस्तान की सियासत में बाज़ शख्सियात हमेशा मरकज़ बहस बनी रहती है और नवाज शरीफ उनमें से एक है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के मौके पर जब वो वोट मांगने मैदान में निकले तो साथ ही सियासी बयानिए, तनकीद और तंज का एक नया सिलसिला भी शुरू हो गया। साफ़ी मोहम्मद हनीफ ने इस सियासी मंजरनामे पर अपने मखसूस पंजाबी तंज़िया अंदाज में जो राय दी, उसने इस बहस को मज़ीद दिलचस्प बना दिया है। आज उनके व्लॉग में हम इसी सियासी माहौल, बयानात और इस तंज़िया तनकीद के पस मंज़र को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ इंतखाबी सरगर्मी है या फिर पाकिस्तानी सियासत का एक और दिलचस्प बाब। जिंदगी विच बड़े बड़े नसीबां ने लोग वेखे ने, लेकिन पाकिस्तान के साबक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ वर्गा कोई नहीं वेख्या। वो 3 वारी आप वज़ीर आज़म रहे ने, हुण उन्हां दा छोटा भरा वज़ीर आज़म है, उन्हां दी लाडली धी सब तो वड्डे सूबे पंजाब दी चीफ मिनिस्टर है। नवाज शरीफ साहब आप गोल्डन हैंडशेक लैके कोई फोर्स्ड रिटायरमेंट किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। पोतियां पोतरियां दे विआह करवाउंदे ने, किते मरग हो जाए तो उत्थे फातिहा पढ़न आ जांदे ने, ते कदी कदी वोट लैण भी निकल पैंदे ने। अजकल गिलगित बल्तिस्तान च इलैक्शन होने वाला है, उत्थे वोट मंगन गए ने। जिहदे भरा ते धी दा मुल्क विच राज होवे, सारे सज्जन मित्र वज़ीर मशीर लगे होण, उन्होंने तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए। पर नवाज शरीफ साहब वोट मंगते हुए भी लोगों को कहते हैं भी मेरे ते बड़ा जुल्म होया है। जुल्म करन वाले का नाम नहीं लेंदे। गिलगित फरमाया भी मैनू तुहाडे नाल बड़ा गिला है, मैनू देश निकाला मिलिया, मैनू जेल च पाया गया, तो जो तुहाडा हाल भैड़ा है तो मेरे नाल शिकवा ना करो, कसूर तुहाडा भी है। 3 वारी वज़ीर आज़म रहने वाला बंदा एडा कुछ सियाणा तो होएगा कि उन्होंने पता होवे कि ना लोगों ने उन्होंने देश निकाला दिता, ना ही लोगों की इन्नी जरूरत या ताकत कि वो जेल पा सकन, तो ना ही हुण लोगों ने उन्होंने अपने सिर ते लिया के बाया। जिन्ना देश निकाला दिता सी उन्होंने ही उन्होंने घर बनाया। पुराने जमाने दियां जनानियां खसम का नां नहीं सन लैंदियां, वो कहते सन भी ये नाल निकाह टुट जाता है। मियाँ साहब भी नां नहीं लेंदे, गल घुमा फिरा के अवाम ते पाई जाते हैं। ये साढ़े सिर्फ सियासतदान ही नहीं जिहड़े कहते हैं कि हमें कौम ठीक नहीं मिली। इस तो पहले एक साढ़े आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब गुजरे ने,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਢਵਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰਵੈਲ ਸਪੀਚ ਫਰਮਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਹੀ ਮੁਫਤਖੋਰ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਓ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਮਹਿਰੰਗ ਬਲੋਚ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਜਨੈਦ ਹਫੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ, ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਰਾਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤੋ। सामीन, उर्दू बरे सग़ीर की एक कदीम अदबी और सकाफ़ती ज़बान है जिसने सदियों तक मुख्तलिफ कौमों, तहजीबों और मज़ाहिब के दरमियान राब्ते का किरदार अदा किया। लेकिन आज भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में उर्दू के सरकारी और तालीमी मुकाम से मुतल्लक फैसले ने एक नई बहस को जन्म दिया है। भारतीय रियासत बिहार में हुकूमत ने 208 नए डिग्री कॉलेजेस कायम करने के मंसूबे का ऐलान किया है, मगर हैरानकुन तौर पर रियासत की दूसरी सरकारी ज़ुबान होने के बावजूद उर्दू को इन कॉलेजेस में पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है। दूसरी जानब भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी नायब तहसीलदार समेत बाज़ अहम सरकारी ओहदों पर तकर्री के लिए उर्दू ज़ुबान पर अबूर रखने की शर्त ख़त्म किए जाने के फैसले पर एहतजाज किया जा रहा है। क्या ये महज इंतज़ामी और तालीमी इस्लाहात हैं या उर्दू ज़ुबान को निज़ाम से निकाला जा रहा है? उर्दू के मुस्तकबिल, इसकी आइनी हैसियत और इससे जुड़ी सियासी और सकाफती बहस पर बात कर रही हैं आलिया नाज़की। क्या आपको पता है कि इंडियन रियासत बिहार की ऑफिशियल सेकंड लैंग्वेज यानी दूसरी सरकारी जुबान उर्दू है? अभी रिसेंटली बिहार में हुकूमत ने 208 नए डिग्री कॉलेजेस कायम करने के मंसूबे का ऐलान किया, जिसने एक नई सियासी और सकाफती बहस छेड़ दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि उर्दू और कॉलेजेस के क़याम पर तनाज़ा इन दोनों का एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। बात दरअसल ये है कि रियासत के महकमे आला तालीम ने इन कॉलेजेस के लिए 9000 से ज़्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट्स की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उर्दू को मज़ामीन की फहरिस्त से मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया गया है। बिहार के अलावा इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश में भी माजी में उर्दू टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स को मनसूख किया जा चुका है। दूसरी तरफ इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी नायब तहसीलदार जैसे कुछ अहम ओहदों पर तैनाती के लिए उर्दू पर उबूर की शर्त को ख़त्म करने पर एहतजाज हुए हैं। उर्दू पे अटैक होना यानी हमारी तहजीब पे एक अटैक होना है। उर्दू को इस हफ्ते के प्रोग्राम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया में उर्दू ज़बान को बतदरीज इर्रेलेवेंट या गैर अहम बनाया जा रहा है। साथ ही दो अहम सवालात का भी जायजा लेंगे। क्या ये किसी मखसूस बिरादरी को दीवार से लगाने के लिए एक सोचे समझे और मुनज़्ज़म अमल का हिस्सा है, या फिर मुल्क में वाकई उर्दू की जगह कम हो गई है? और अगर सरकारी कॉलेजेस में उर्दू से वाबस्ता तदरीसी मौक़े कम होते हैं तो इसके मुस्लिम नौजवानों के समाजी और मुआशी मुस्तक़बिल पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं।
جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، بہار میں 208 نئے کالجز کھلنے والے ہیں۔ پہلی بار ایسا ہوگا کہ ان کالجز میں پڑھائے جانے والے مضامین میں اردو شامل ہی نہیں ہوگی۔ آئیں بات آگے بڑھانے سے پہلے ذرا کوئکلی بہار اور اردو کے بارے میں کچھ بیسک حقائق واضح کر لیتے ہیں۔ اردو بہار کی دوسری سرکاری زبان ہے، یہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ بہار کی کل آبادی 12.7 کروڑ ہے اور اس میں سے مسلم آبادی 1.7 کروڑ یعنی کل آبادی کا کوئی 17% ہے۔ مجموعی طور پر بہار میں اس وقت 70 سے 80 ایسے کالجز ہیں جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے وہاں اردو کے پروفیسرز تعینات ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اسی سال مارچ میں ریاستی حکومت کی اردو ڈائریکٹریٹ نے اعلان کیا تھا کہ ریاست کی دوسری سرکاری زبان یعنی اردو کے فروغ اور اسے سرکاری محکموں کے روزمرہ کے انتظامی امور کا مؤثر حصہ بنانے کے لیے کم از کم 2000 اردو ٹرانسلیٹرز تعینات کیے جائیں گے۔ یعنی ایک طرف اردو کے فروغ کی، نئی نوکریوں کی بات ہو رہی ہے، تو دوسری طرف اسے کالجز کے کریکولم سے بظاہر نکالا جا رہا ہے۔ تو آخر معاملہ ہے کیا؟ آئیں آپ کو دلی لے چلتے ہیں جہاں ہمارے ساتھی مہتاب عالم موجود ہیں۔ تو مہتاب، بہار میں چل کیا رہا ہے؟ کیا یہ ایک ون آف فیصلہ ہے جو ایسے ہی ہو گیا یا پھر پالیسی کا حصہ ہے، اور اسے کتنی سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ابھی اس کو ایک ون آف فیصلہ ہی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہوا ہے، لیکن ایک دوسری بات اور بھی کہی جا رہی ہے کیونکہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ بی جے پی لیڈ حکومت میں لیا گیا ہے۔ مارچ تک وہاں، مارچ اور اپریل کے اوائل تک وہاں جے ڈی یو کی حکومت تھی، جے ڈی یو لیڈ حکومت تھی، اور تب ایسے فیصلے نہیں لیے جاتے تھے، لیکن یہ بی جے پی کی حکومت میں لے گئے۔ تو لوگوں کو خدشہ ہے کہ یہ بی جے پی ایسا کر رہی ہے، تو ایک پالیسی میٹر بھی وہ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو جے ڈی یو ہے، جو کہ بی جے پی کی اتحادی پارٹی ہے اور وہ پاور میں بھی ہے، ان کے مائنورٹی سیل نے اس فیصلے کی، اس نوٹیفیکیشن کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اور اس سب پر جو بہار کی حکومت ہے وہاں سے کوئی رد عمل آیا ہے کہ ان کا موقف کیا ہے؟ تو بہار کی جو حکومت ہے اس سے جو ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں اس سے ہماری ساتھی سیٹو تیواری، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے وقت بھی دیا تھا، تو انہوں نے آن کیمرہ ہم سے بات نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنا ایک بیان دیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن منسٹر سنجے سنگھ ٹائیگر نے اپنے بیان میں کہا کہ جو نئے کالجز کھلنے والے ہیں ان میں جولائی کے مہینے سے پڑھائی شروع ہوگی، اور ان میں ابھی صرف 6 سبجیکٹس کی پڑھائی ہوگی۔ ابھی اتنے ہی مضامین کی پڑھائی ہوگی جس میں ہندی اور انگریزی زبانیں بھی شامل ہیں۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مستقبل میں اور بھی زبانوں کو مضمون کے طور پر شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں، ہم جب اس طرح زبان کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم کون سی زبان بولتے، پڑھتے، لکھتے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں اس کا براہ راست اثر صرف ہماری روزمرہ کی زندگی اور بات چیت پر نہیں پڑتا، بلکہ اس کا تعلق معاشرے میں ہمارے مقام اور موسٹ امپورٹنٹلی ہمارے روزگار کے مواقع اور ان تک رسائی سے بھی ہے۔ آئیں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کراتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کا ان کی زندگی پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے۔ ہمارے لیے جو ہے، جو ہم لوگ ابھی اردو زبان و ادب پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلا جو پریفرنس تھا ہمارا کہ ہم لوگ لیکچرر میں جائیں گے، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ہم لوگ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے اپلائی کریں گے، تو وہ تو ہماری اسٹیٹ میں ختم ہو گیا۔ اب تو ہماری جو ڈسٹرکٹ میں جو 208 کالجز کھلنے والے ہیں، اس میں تو ہمارا سبجیکٹ ہے نہیں، تو اب سیدھے اس میں ہم لوگوں کو اب دوسرے اسٹیٹس کا رخ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک چیز ہوئی۔ دوسری چیز، اگر آپ اردو زبان و ادب دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو امکانات ہیں وہ بالکل گھٹ سے گئے ہیں، چونکہ NAP 2020 کو اگر دیکھا جائے تو سرکار اس میں اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کو فرسٹ پریفرنس دے رہی ہے، لیکن اردو کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا NAP اس میں کہاں لائی کرتا ہے، دور دور تک اس میں نہیں دکھتا ہے۔ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو اردو کو دنیا بھر میں عموماً شاعری، غزل اور خطاطی کی زبان کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن انڈیا میں اردو کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ یہ زبان، جس کا جنم ہندوستان میں ہوا، صرف ادبی اظہار ہی نہیں بلکہ سیاسی فکر، عوامی بیداری اور صحافت کی بھی ایک اہم زبان رہی ہے۔
مغلیہ دور میں مختلف تہذیبوں اور زبانوں کے باہمی میل جول سے جنم لینے والی اردو شمالی انڈیا سمیت ایک وسیع خطے میں پھیل گئی اور 19ویں اور 20ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں سیاست، ادب اور روزمرہ کی زندگی کی ایک مشترکہ زبان بن گئی۔ انڈیا کی تحریک آزادی کے دوران بھی اردو اخبارات اور رسالوں نے برطانوی اقتدار کے خلاف مزاحمت کی آواز بلند کی۔ ان کے پڑھنے والے مختلف مذاہب اور طبقات سے تعلق رکھتے تھے اور اردو اس دور میں سیاسی شعور اور قومی بیداری کے ایک مؤثر ذریعے کے طور پر ابھری۔ ماضی قریب پر نظر ڈالیں تو اردو اپنی نرمی، لطافت اور بھرپور اظہار کی صلاحیت کے باعث طویل عرصے سے برصغیر کے ممتاز شعراء اور ادیبوں کی پسندیدہ زبان رہی ہے۔ ان بڑے بڑے ناموں میں صرف مسلم مصنف اور شاعر ہی نہیں بلکہ منشی پریم چند، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، رتن ناتھ سرشار اور جگن ناتھ آزاد جیسے غیر مسلم نام بھی شامل ہیں۔ یہی زبان برسوں تک انڈین فلم انڈسٹری کے نغموں کی روح بنی رہی اور بالی ووڈ کے بے شمار یادگار گیت اردو کے الفاظ، محاوروں اور شعری روایات سے ہی اپنی خوبصورتی حاصل کرتے رہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں انڈیا میں یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے جبکہ ہندو صرف ہندی بولتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، تاریخ اور برصغیر کی زمینی حقیقت اس تاثر کی تائید نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو صدیوں تک مختلف مذاہب، برادریوں اور طبقات کے درمیان رابطے کی مشترکہ زبان رہی ہے۔ اس کی ترویج اور ترقی میں مسلمان اور ہندو شعراء، ادیب اور دانشوروں نے اہم کردار ادا کیا اور اس کا ادبی اور ثقافتی ورثہ کسی ایک مذہبی شناخت تک محدود نہیں رہا۔ تو پھر اس تاثر کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں نے یہی سوال دلی یونیورسٹی کے پروفیسر اور ماہر تعلیم اپوروانند سے پوچھا۔ اردو کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے کی عادت کچھ پرانی ہے، یہ بالکل حال کے سالوں کی نہیں ہے۔ یہ بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور صرف یہی نہیں، یہ خیال بھی تھوڑا پرانا ہو گیا ہے اور لیکن اب بہت جڑ جما گیا ہے۔ وہ یہ کہ اردو ہندوستان کے بٹوارے کی وجہ تھی، تو یہ چیز بھی ایک طرح سے کامن سینس کا حصہ ہے۔ آپ ہندو کامن سینس کا حصہ کہہ سکتی ہیں کہ اردو بٹوارے کی جڑ میں تھی۔ تو اس کانٹیکس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس وقت، چاہے اس کی تاریخ لمبی ہو جیسے کہ آپ نے کہا، لیکن اس وقت انڈیا میں اردو کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے؟ اردو پوری طرح سے مارجنلائزڈ زبان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اردو زندہ کیسے رہ گئی ہے یہ بہت حیرت کی بات، تعجب کی بات ہے، کیونکہ اردو کو ختم کرنے کے سارے جتن کیے گئے ہیں۔ تو اردو ایک ٹریجک زبان ہے جس کو ایستھیٹکلی کنزیوم کیا جاتا ہے لیکن پولیٹیکلی جس پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ آئیں اب ذرا واپس بہار چلتے ہیں۔ نئے کالجز کے قیام کے اعلان کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ ان نئے کالجز میں اردو پڑھانے والوں کی کوئی پوسٹس نہیں، تو اس پر سماجی تنظیموں اور اقلیتی حقوق کے لیے کام کرنے والے حلقوں کی طرف سے رد عمل بھی سامنے آیا۔ ان اعتراضات کے بعد بہار اسٹیٹ مائنورٹی کمیشن نے بھی تشویش کا اظہار کیا اور محکمہ تعلیم کو باضابطہ طور پر خط لکھ کر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کی۔ کمیشن کا موقف تھا کہ اردو کی حیثیت اور اس سے وابستہ طبقوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے کا ازسر نو جائزہ لیا جانا چاہیے۔ مختلف ریاستی سطح کے سیاسی رہنماؤں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ آئندہ بھرتیوں کے عمل میں اردو کے اساتذہ کی آسامیاں مختص کی جائیں۔ ان رہنماؤں کا موقف ہے کہ ریاست کی دوسری سرکاری زبان ہونے کے ناطے اردو کو نظر انداز کرنا نہ صرف لنگوسٹک ریپرزنٹیشن یعنی لسانی نمائندگی کے اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ اس سے ان ہزاروں نوجوانوں کے روزگار کے مواقع بھی متاثر ہو سکتے ہیں جو اردو زبان اور ادب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ یہاں جو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اردو کو ان نئے کالجز سے ایکسکلوڈ کیوں کیا گیا؟ بی بی سی دلی کے ہمارے ساتھی مہتاب عالم نے کاؤنسل فار پروموشن آف اردو لینگویج کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شمس اقبال سے اس بارے میں بات کی۔ میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ بہار میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے اور 21 لیول پر ایسا ہوا، یہ تو دیکھنے کی چیز ہے اور جاننے کی چیز ہے، لیکن ہونا چاہیے۔ جہاں تک میں اپنا ایک تاثر آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ
चूँकि उर्दू एक वहाँ पर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती तो इसकी गुंजाइश कम थी, लेकिन जब सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है तो मुझे लगता है कि किसी सतह पर कोई चीज़ ऐसी हुई है ज़रूर जिसकी वजह से उसको हम ये कह सकते हैं कि हेस्ट में लिया गया हो फैसला, या मुमकिन हो कोई चीज़ कहते हैं जिसको अनफॉर्सिन कोई एरर हो। क्योंकि इनिशियल स्टेज में जहाँ तक मेरी जानकारी है उस पर इश्तहार या इस तरह की जो चीज़ें थी उसमें उर्दू का नाम ज़रूर शामिल था। बाद में ये क्या हुआ कैसे हुआ इस पर एक बार देखने की समझने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो इस पर बातें हो रही हैं वो भी कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। मसलन आप हाल के दिनों में अगर आप पिछले 3-4-5 सालों का अगर आप डाटा देखें अगर आप, तो बिहार में ख़्वाह वो असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर, ख़्वाह वो असिस्टेंट ट्रांसलेटर, इसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हुए। तो और ब्लॉक की सतह पर और सब डिवीज़न की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर सब हुए। आप अगर प्राइमरी लेवल से लेकर के सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी अगर आप देखते हैं तो ये भी गवर्नमेंट ने तकरीबन 16,000 अपॉइंटमेंट्स किए। और कॉलेजेस में भी हर कॉलेज में अपॉइंटमेंट्स हुए, 2020 में भी हुए और 2024 में भी हुए, वो तकरीबन 150 के आसपास है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई सूबा नहीं है जहां ये डाटा आपको मिल पाएगा जहां उर्दू के प्रमोशन के लिए सरकार ने इतने लेवल पर काम किया है। एक जानकारी और आपको दे दें, 2000 पोस्ट सैंक्शन हो चुकी है असिस्टेंट ट्रांसलेटर के लिए, जो और ब्लॉक में या और सारे ऑफिस में लगाए जाएंगे। सिर्फ उसका एग्ज़ाम होना, उसकी वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फिर वो भी होगी। बिहार से आपको इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर ले चलते हैं, जहां पिछले 130-31 साल से उर्दू वाहिद सरकारी ज़बान रह चुकी है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में उर्दू की बदलती हुई हैसियत पर बात करने से पहले ये याद रखना ज़रूरी है कि वादी कश्मीर में बोली जाने वाली कश्मीरी, जम्मू में बोली जाने वाली डोगरी और तारीख़ी जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली दीगर ज़बानों, उनके स्टेटस, उनके सरकारी ज़बान न होने की बहस एक अलग बहस है और आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। हकीकत यह है कि 1 सदी से ज़्यादा अरसे से जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ज़बान उर्दू रही है। माहिरीन कहते हैं कि पिछले कुछ अरसे में कानूनी और इंतज़ामी सतह पर होने वाली सिलसिलेवार तब्दीलियों के नतीजे में उर्दू की ये तारीख़ी हैसियत बतदरीज कमज़ोर होती गई है। इसकी ताज़ा तरीन कड़ी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के हालिया फैसले हैं, जिनके तहत नायब तहसीलदार जैसे अहम इंतज़ामी ओहदों के लिए वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू यानी उर्दू का अमली इल्म लाजमी शर्त नहीं रहा। इस इक़दाम ने वादी कश्मीर में एक नई सक़ाफ़ती बहस को जन्म दिया है। ताहम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने गुज़श्ता माह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की थी कि उर्दू को ख़त्म करने का कोई हतमी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। श्रीनगर से हमारे साथी राज मसरूर। 1889 में उस वक्त के डोगरा हुक्मरान महाराजा प्रताप सिंह ने उर्दू ज़बान को कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया था। उसकी वजह ये थी कि कश्मीर के डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स में उर्दू समझी जाती थी। 1947 में तकसीम हिंद के बाद यहाँ की मकामी कश्मीरी गवर्नमेंट ने भी उर्दू को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रिटेन किया, लेकिन 2020 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के फौरन बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में तरमीम करके इंडियन हुकूमत ने उर्दू के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी और कश्मीरी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया। अब 2026 में लैंड रिकॉर्ड से मुतल्लिक महकमों, खासतौर से रेवेन्यू में जो इम्तहानात दिए जाते हैं जॉब्स के लिए, उसमें उर्दू का बेसिक क्राइटेरिया हटा दिया गया। इस ताज़ा सरकारी फैसले पर यहाँ के सियासी और समाजी हलकों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। उनका कहना है कि आज की नई नस्ल उर्दू समझ और बोल तो पाती है, लेकिन रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं है। इसकी वजह दहाइयों से उर्दू के तई ऑफिशियल अपैथी को बताया जाता है। ज़बान और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म हलकों का कहना है कि ये महज इंतज़ामी इस्लाहात या मॉडर्नाइजेशन का मामला नहीं, बल्कि कश्मीर की मुनफरिद तहज़ीबी और तारीख़ी शनाख्त से जुड़ी एक अहम अलामत को बतदरीज बैकग्राउंड में धकेलने का अमल है। उनके मुताबिक उर्दू सिर्फ एक दफ्तरी ज़बान नहीं, बल्कि 1 सदी से ज़्यादा अरसे तक रियासत के इंतज़ामी, अदालती और समाजी ढांचे का बुनियादी हिस्सा रही है, जिसकी वजह से इसकी हैसियत में तब्दीली को बहुत से लोग अपनी सकाफ़ती शनाख्त के तनाजुर में भी देख रहे हैं। मैंने इस बारे में कश्मीर में उर्दू काउंसिल के चेयरमैन AR हंजूरा से बात की और उनसे पूछा कि क्या कश्मीर में उर्दू ज़बान की अहमियत कम होती जा रही है। आज का जो सिनेरियो है, इसमें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो ज़्यादातर इनकी तादाद बढ़ गई है, तो ये भी एक वजह है
कि बच्चे अब ज़्यादा उर्दू की तरफ राग़िब नहीं है, जो नए बच्चे हैं, नए पौध के बच्चे हैं, और दूसरी तरफ से कि एवेन्यूज़ कम होते जा रहे हैं उर्दू ज़बान जो पढ़े, उर्दू लिटरेचर जो पढ़े। हाल ही में काफ़ी मुजाहरे भी हुए थे कश्मीर में कि उर्दू को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कुछ सरकारी नौकरियां भी इस तरह की हैं जहां मैंडेटरी एक उर्दू की रिक्वायरमेंट होती थी जिसको ड्रॉप कर दिया गया है। उसकी वजह क्या है, आपको क्या लगता है? और हाल ही में इन्होंने वो नायब तहसीलदार और पटवारी की पोस्ट निकाली थी, उसमें उन्होंने उर्दू लाजमी पहले हुआ करता था, उर्दू सब्जेक्ट, उर्दू जानना, उर्दू ज़बान जानना, लेकिन अब उन्होंने उसको वहाँ से हज़फ किया है उस सिलेबस से, उसके एग्ज़ामिनेशन से। तो अभी उसको कहना पड़ा कि नहीं, हमने अभी वो फाइल अप्रूव नहीं की है, प्रपोज़ल आया था लेकिन अभी हमने वो बंद नहीं किया है, अभी वो चल रहा है, तो उसको कहना पड़ा। इसीलिए ये एजिटेशन और ये सिलसिला शुरू हुआ था यहाँ। देखिए, आज जिस ज़बान को हम उर्दू के नाम से जानते हैं, माहिरीन के मुताबिक ये मुश्तरका ज़बान बर-ए-सग़ीर में मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, सक़ाफ़तों और ज़बानों के बाहमी मेल जोल से वजूद में आई और इसके इर्तिक़ा के मुख्तलिफ़ मराहिल में इस ज़बान को अलग अलग नामों से पुकारा गया। हिंदवी, हिंदुस्तानी, रेख्ता, उर्दू। बाज़ माहिरीन का कहना है कि मौजूदा दौर में उर्दू के ज़वाल से ख़ास तौर पर इंडिया की मुस्लिम बिरादरियों की कल्चरल आइडेंटिटी और सोशल कोहीशन यानी सक़ाफ़ती शनाख्त और समाजी हम आहंगी को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। उर्दू सिर्फ एक ज़ुबान नहीं बल्कि एक अदबी, तारीख़ी और तहज़ीबी रिवायत की अलामत है जिसके कमज़ोर पड़ने से उन समाजी और सक़ाफ़ती रवाबित पर भी असर पड़ सकता है जो तवील अरसे से मुख्तलिफ़ बिरादरियों को जोड़े हुए हैं। खैर, ये भी सच है कि इस मामले पर आरा मुनक़सिम है। बाज़ हल्के इसे ज़बान और तालीम की बदलती तरजीहात का नतीजा करार देते हैं, जबकि दूसरे इसे एक वसी तर सक़ाफ़ती और सियासी तनाज़ुर में देखते हैं जहाँ उर्दू की अवामी और इंस्टीट्यूशनल मौजूदगी में कमी दरअसल शनाख्त और नुमाइंदगी के सवालात से जुड़ी है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज का कहना है कि 24 नशिस्तों पर वोटिंग का अमल पुरअमन रहा है। उनका कहना था कि रिटर्निंग अफसरान की तरफ से जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक वोटर्स का काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिला है और इसमें टर्न आउट काफ़ी बेहतर रहा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन वोटर्स का टर्न आउट मर्दों की निस्बत ज़्यादा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर मामूली झगड़ों की इतलात मिली हैं, ताहम मजमूई तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि चूंकि वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है और अब वोटों की गिनती का अमल जारी है।